एनटी-एनबी स्कैन या एनटी-एनबी सोनोग्राफी कब होती है, किसको करवानी चाहिए, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसके डॉक्टर ने आपको एनटी-एनबी सोनोग्राफी या एनटी-एनबी स्कैन जरूर एडवाइस किया होगा। यानी कि नेजल बोन। तो एनटी-एनबी स्कैन में हम बच्चे की न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन को स्टडी करते हैं। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी क्या होती है? जब आपका बेबी 3rd मंथ में होता है तो उसके जो नेक का पार्ट है उसके पीछे हमें कुछ फ्लूइड कलेक्शन दिखाई देता है। उस फ्लूइड कलेक्शन को अगर हम मेजर करें तो उससे हमें काफ़ी सारी बीमारियों का काफ़ी सारी कंडीशंस का पता लग सकता है। तो इसीलिए एनटी-एनबी सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट है आपके 3rd मंथ में। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी हमें बताता है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस तो नहीं है। अगर आपका एनटी का मेजरमेंट बड़ा हुआ आता है तो वो इंडिकेट करता है कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। इन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन जो होती हैं डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21, पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 और एडवर्ड सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम के अलावा भी अगर बच्चे में कोई कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम है तो भी न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी थोड़ी बड़ी हो जाती है। बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उसकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो भी न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी बड़ी हुई आ सकती है। तो ये सब चीज़ों को टाइम पे डिटेक्ट करने के लिए न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी का मेजरमेंट जरूरी है। तो एनटी स्कैन हम कब करवाते हैं? एनटी स्कैन करवाने का एक टाइम ड्यूरेशन है, उसी में आपको करवाना होता है। अगर आप उससे पहले करवाते हैं तो वो जो फ्लूइड की मैं बात कर रही हूँ बच्चे की गर्दन के पीछे वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। और अगर उस टाइम के बाद करवाते हैं जो इसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम है उसके बाद आप ये सोनोग्राफी करवाने की कोशिश करते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब होने लगता है, बच्चे की बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं आती। तो इसका जो आइडियल टाइम है वो है 11 वीक से लेकर 13 वीक्स और 6 डेज, 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक आप ये सोनोग्राफी करवा सकते हैं। या फिर दूसरी अगर मेजरमेंट में बात करें क्राउन रम्प लेंथ CRL, बच्चे के सर से लेकर उसके निचले हिस्से तक बॉटम तक जब उसको मेजर करते हैं तो अगर उसकी लेंथ 45 मिलीमीटर से लेकर 84 मिलीमीटर तक है तो ही एंटी स्कैन पॉसिबल है। अगर बेबी इससे ज़्यादा बड़ा हो गया है या लंबाई में ज़्यादा है तो फिर एंटी सोनोग्राफी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी के अलावा इस टाइम पे हम नेजल बोन को भी स्टडी करते हैं। बच्चे की जो नाक की हड्डी है उसको भी हम स्टडी करते हैं। नाक की हड्डी जो है, नेजल बोन जो है, अगर वो एब्सेंट है या छोटी है कंपैरिजन में नॉर्मल के कंपैरिजन में तो भी इंडिकेट करता है, ये सॉफ्ट मार्कर होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स का। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम जो मैं बात कर रही हूँ इन सिंड्रोम्स की, तो उन सब में भी ये नेजल बोन इफेक्ट हो सकती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोनोग्राफी में देखते हैं वो होता है बच्चे की हार्ट। बच्चे की हार्ट में कोई रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल पे ब्लड फ्लो वापस तो नहीं जा रहा है, रिगर्जिटेट तो नहीं हो रहा है, ये भी आपकी रिपोर्ट में मेंशन होता है। चौथी चीज़ जो इस सोनोग्राफी में देखी जाती है वो होती है डक्टस वीनोसस का ब्लड फ्लो पैटर्न। बच्चे में एक वेसल होती है डक्टस वीनोसस जो इंडिकेट करती है कि आगे चल के बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस तो नहीं है। अगर उस ब्लड वेसल में ब्लड जो है रिवर्स में फ्लो होने लगता है तो ये इंडिकेट करता है या तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मिसकैरेज की तरफ बेबी अपना जा रहा है। पांचवी चीज़ जो सोनोग्राफी में देखी जाती है वो होता है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। यूट्राइन आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है, यूट्रस से फिर आपकी प्लेसेंटा को ब्लड फ्लो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर यूट्राइन आर्टरी में रेजिस्टेंस आ रहा है यानी कि रुकावट आ रही है, ब्लड फ्लो प्रॉपर फ्रीली फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ने का या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा है। बच्चे में ग्रोथ प्रॉब्लम्स, IUGR या फिर पानी कम होना, ये सब समस्याएं भी हो सकती है अगर यूट्राइन आर्टरी में फ्लो प्रॉपर नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एनटी-एनबी सोनोग्राफी में, जो कि तीसरे महीने की सोनोग्राफी है। तो इसीलिए इस सोनोग्राफी को हम डबल मार्कर कहते हैं। डबल मार्कर टेस्ट में आपके दो हार्मोन्स को स्टडी किया जाता है, बीटा HCG और PAP-A। इन दोनों हार्मोन्स की स्टडी से भी एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने के चांसेस तो नहीं है। डबल मार्कर टेस्ट पे मेरा एक दूसरा वीडियो है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसी सोनोग्राफी जो है लगभग 90% के आसपास आपके डिटेक्शन रेट होती है उसकी। अगर इस एनटी-एनबी सोनोग्राफी को डबल मार्कर के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, 95% तक हम केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन पे डिसाइड कर लिया कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना है। सेम टाइम पे जब आपके डिटेक्ट हुआ कि एनटी-एनबी सोनोग्राफी में कुछ गड़बड़ है तो उस टाइम पे आपके बच्चे की जो अवल नाल है वहाँ से कुछ टिश्यू कलेक्ट करते हैं और उस टिश्यू को कैरोटाइपिंग के लिए भेजते हैं, जांच के लिए भेजते हैं। और वो जांच जो होती है वो डायग्नोस्टिक होती है या कंफर्मेटरी होती है, उसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट रहते हैं। तो जब तक आपका CVS नहीं हो जाता तब तक आप कोई डिसीजन ना लीजिए। दूसरा टाइम पे डिसाइड नहीं किया या आपने उसको छोड़ दिया कि आगे चल के देखेंगे, अगली सोनोग्राफी में सोच लेंगे कि क्या करना है, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा 18 वीक्स के आसपास तो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है। 16 to 18 वीक्स पे फिर एमनियोसेंटेसिस होती है, यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। उसमें अलग अलग तरीके की जांचें हो सकती हैं, जो उनसे जो रिजल्ट आता है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर वो रिजल्ट कहता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से बेफिक्र होकर अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें ये इंडिकेट कर रही है वो टेस्ट कि बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है प्रेगनेंसी या नहीं करना है। तो CVS और एमनियोसेंटेसिस तो इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, लेकिन इनके दूसरा टेस्ट होता है NIPT टेस्ट जो आजकल काफी ज्यादा प्रचलन में है। NIPT नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, बस मदर का ब्लड लेते हैं, उस ब्लड सैंपल्स में से फिटल DNA को सेपरेट करके उसका टेस्टिंग होता है। बिल सेटल कर लेते हैं। NIPT टेस्ट सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी नहीं करता है, उसमें जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ही स्टडी किया जाता है और उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 99.9% होती है। तो अगर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया, एनटी-एनबी सोनोग्राफी में या डबल मार्कर टेस्ट में पॉजिटिव आया, अगर क्लियर कट सिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं तो उनमें क्लियर कट मार्कर्स दिख जाते हैं, तब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इतनी जल्दबाजी या हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है अगर दोनों टेस्ट अलग अलग रिपोर्ट शो कर रहे हैं तो। लेकिन अगर स्क्रीनिंग टेस्ट भी पॉजिटिव है और आपके इन्वेजिव 1300 से लेकर और 1500 रुपए तक हो सकता है, लेबोरेटरी हो सकता है, इसका रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाता है। और इस टेस्ट के लिए जो है वो पेशाब को रोक करके रखना होता है, क्योंकि नॉर्मली अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ही जो पेट पे जो जल लगा करके और प्रोब अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा करके जो है बेबी को देखा जाता है। उसके बाद कभी-कभी जो है डॉक्टर वेजिनल जो है अल्ट्रासाउंड भी करती है कि अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है वेजिनल के थ्रू डाल के फिर बेबी का जो है देखा जाता है। तो दोनों ही डिपेंड करता है डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसके बेस पे जो है टेस्ट होता है। बोन प्रेजेंट है यानी कि इसमें आप देखेंगे कि नेजल बोन जो है वो लिखा हुआ है 2.6 mm, यानी कि नेजल बोन प्रेजेंट है यानी कि नेगेटिव। अगर नेजल बोन प्रेजेंट होगा तो उसको नेगेटिव रिपोर्ट माना जाएगा। नेगेटिव मींस कि वो नॉर्मल रिपोर्ट है, यानी कि बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी देखा जाता है कि न्यूकल फोल्ड में कितना फ्लूइड है, यानी थिकनेस कितना है। तो 3.5 mm से कम होता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है, यानी कि उसमें कम रिस्क है डाउन सिंड्रोम होने के। तो मैंने बताया कि ये जो है रिस्क पैरामीटर्स बताता है कि कितना रिस्क है डाउन सिंड्रोम होने के, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। उसके बाद नेजल बोन सिंग लिखा हुआ है, अलग अलग लेवल अलग हो सकता है, किसी में प्रेजेंट लिखा हो सकता है, किसी में सिंग लिखा हो सकता है, किसी में उसका थिकनेस लिखा हो सकता है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है नेजल बोन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिपोर्ट भी नेगेटिव है और इसमें जो है डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस कम है। दूसरा आप देखेंगे नेजल ट्रांसल्यूसेंसी 1.2 mm है, तो इसका
इसका मतलब इसका भी ये रिपोर्ट नॉर्मल है। तो इसमें रिपोर्ट में देखने वाली ये बात होती है कि न्यूक्लियर ट्रांसमिशन का थिकनेस कितना होता है। तो अगर न्यूक्लियर ट्रांसमिशन का थिकनेस होता है अगर 3.5 mm से कम है तो रिपोर्ट नॉर्मल माना जाता है, यानी कि जो बेबी को जो है डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर न्यूक्लियर ट्रांसमिशन का जो थिकनेस होता है वो 3.5 से 6 के बीच में होता है तो उसको मॉडरेट रिस्क में माना जाता है कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बेबी को हो सकता है। फिर आगे कंफर्म के लिए और भी कई तरह का टेस्ट होता है वो करवाया जाता है डॉक्टर द्वारा। उसके बाद यदि 6 mm से ज़्यादा है तो हाई रिस्क माना जाता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम होने के बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, तो इसको जो पॉजिटिव माना जाता है और इसको जो आगे और भी फर्दर टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद एनबी का रिपोर्ट दिखना होता है, नेजल बोन दिखना होता है। तो यदि नेजल बोन एब्सेंट होता है, यानी कि अगर नेजल बोन जो है डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता तो उसका रिपोर्ट है पॉजिटिव माना जाता है, उस बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि अल्ट्रासाउंड के दौरान यदि डॉक्टर को जो नेजल बोन प्रेजेंट दिखता है, यदि आपकी रिपोर्ट में प्रेजेंट लिखा हुआ है और उसका वैल्यू कुछ लिखा हुआ है तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। उसके बाद यदि कुछ भी अगर एब्नॉर्मलिटी होता है फिर डॉक्टर और भी आगे फर्दर टेस्ट करवाया जाता है, जैसे अमीनोसेंटेसिस हो गया, सीबीएस हो गया, एनआईपी टेस्ट हो गया, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। तो जो डुअल मार्कर टेस्ट हो गया या एंटी-एनबीएस स्कैन हो गया, ये सारे जो रिस्क पैरामीटर्स बताते हैं कि कितना % चांसेस हो गया। क्यों ये जरूरी होता है, इसे कब करना चाहिए, इसके क्या मायने होते हैं और अगर इसमें कुछ गड़बड़ आता है तो हमें क्या करना चाहिए। करेक्ट, यानी कि गर्दन के पीछे के हिस्से में एक क्लियर स्पेस होता है जिसे मेजर किया जाता है। इसकी मेजरमेंट हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है। का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग रहता है, सभी इमेजेस हम लोग सेव करते हैं क्योंकि हम लोग को पेशेंट को देना रहता है। अभी हम लोग ये आपको कंप्लीट बेबी दिख रहे हैं, ये बच्चे का हाथ फिंगर्स दिख रहे हैं। अभी बेबी का हाइट ले रहे हैं, इसको क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं हम लोग, CRL। तो क्राउन मीन्स हेड, रम्प यानी बटक्स। CRL 5.84 सेंटीमीटर, 12 वीक्स 2 डेज। EDD 4 अक्टूबर। मशीन को मैंने बच्चे का हाइट लेके दिया है, मशीन ऑटोमेटिक मुझे रीडिंग देता है। मशीन ने डिलीवरी डेट दिया है 4 अक्टूबर। तो इट्स ऑलमोस्ट करस्पॉन्डिंग पेशेंट का जो पीरियड के हिसाब से डेट निकल रहा है उसके हिसाब से डेट है, मतलब बच्चे का ग्रोथ अच्छा है। NT 1.7 मिलीमीटर, ये बच्चे के नेक का थिकनेस लिया है। देखो बेबी आइडियली हम लोग को सुपाइन यानी लेट के पोजीशन में होना है, बच्चा भी इधर स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा है अपने को, मतलब तो उसकी वजह से अपने को इतना अच्छा विजन नहीं मिल रहा है। ये बच्चे का स्पाइन दिख रहा है, देखो आपको ये टमी दिख रहा है। अभी नेक्स्ट फाइंडिंग आते हैं मदर के, जिसमें हम लोग ब्लड फ्लो चेक करते हैं। मदर के जो गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस के जो ब्लड वेसल रहते हैं उनका ब्लड फ्लो देखते हैं हम लोग, ताकि बच्चे को ब्लड फ्लो कैसे जाएगा। ये राइट यूट्राइन आर्टरी है मदर की, उसका ब्लड फ्लो ले रही मैं। राइट यूट्राइन PI 0.73। ये मेडिकल टर्म से कुछ आपको इतने समझ में नहीं आएंगे। PI इज अ पल्साटिलिटी इंडेक्स, अगर वो PI ज़्यादा है तो आगे चल के बच्चे को ब्लड कम जाना या मदर को हाइपरटेंशन होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग मेडिसिन प्लस माइनस करते हैं। लेफ्ट यूट्राइन PI 2.05। ये अभी हम लोग सर्वाइकल लेंथ ले रहे हैं, ये सर्विक्स बोलते हैं हम लोग, यूट्रस का जो माउथ रहता है वो सर्विक्स 3.6 सेंटीमीटर। अभी ये जो व्हाइट चंक आपको दिख रहा है इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि नीचे है ये पेशेंट का प्लेसेंटा पोस्टीरियर लो लाइन रीचिंग अप टू अस। ये बेबी का स्पाइन है, देखो ये जो मैं ट्राई कर रही देखने के बच्चे के हार्ट का ब्लड फ्लो देखते हैं हम लोग, जिसको डक्टस फ्लो बोलते हैं हम लोग। आगे चल के वो बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम निकलने वाला है तो ये ब्लड फ्लो अलग आता है। फिर दिस इज बेबीज हार्ट रेट 159। रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं एंटी स्कैन एनोमली स्कैन से ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। ये देखो आपको अर्लियर स्टेज में बेबी दिख रहा है, ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं हम लोग, वो भी ओके है। बच्चे का स्पाइन में ट्रेस कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम नेक टू लोअर सैक्रम एरिया में, दोनों हाथ दिख रहे हैं, दोनों पैर दिख रहे हैं। तो हम लोग अर्लियर 3 मंथ्स में ये बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, बेबी में कुछ ग्रॉस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आजकल अपना एक डबल मार्कर और एक NIPT करके ब्लड टेस्ट आती है, वो भी करेंगे। डिजीज होने का कितना रिस्क है, यह जान सकते हैं कि फीटस के गर्दन के पीछे का साइज क्या है। नॉर्मल साइज आमतौर पे 3.5 मिलीमीटर से कम रहने चाहिए। यदि साइज 6 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क रहता है। यदि इन सब टेस्ट के बाद भी डाउन सिंड्रोम का शक हो तो कंफर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग किया जा सकता है। उसके बाद ही पक्का मालूम चलेगा कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। मींस बच्चे दानी के अंदर है, यूट्रस के अंदर है बेबी, फीटस मींस बेबी। सेकेंडरी मींस जो पोजीशन है बच्चे की वो वेरी वेल प्रेजेंटेशन है, बच्चा घूमने वाली स्थिति में है। सेकंड लाइन में लिखा है कार्डियक एक्टिविटी अपीयर नॉर्मल, बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मल है, बच्चे की धड़कन आ गई है और जो फीटल हार्ट रेट है वो 158 बीट पर मिनट है, 158 बीट्स एक मिनट में बच्चे की धड़कन हो रही है। थर्ड लाइन में लिखा है लाइकर इज एडिक्वेट। लाइकर किसे कहते हैं, बच्चे के जो चारों तरफ जो पानी होता है उसको लाइकर या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो एडिक्वेट है। एडिक्वेट मींस बराबर मात्रा में है, ना तो कम है ना ज्यादा है, बच्चे के जो चारों तरफ पानी है वो ठीक मात्रा में है। फोर्थ लाइन लिखी है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, प्लेसेंटा अबनाल को कहते हैं। अबनाल जो होती है वो या तो एंटीरियर वॉल पे चिपकी हो सकती है या पोस्टीरियर वॉल पे चिपकी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन नॉर्मल है। न्यूकल स्किन फोल्ड। न्यूकल स्किन फोल्ड क्या होता है, न्यूकल फोल्ड क्या होता है, न्यूकल फोल्ड गर्दन के पीछे, बेबी के गर्दन के पीछे एक फ्लूइड होता है जिसको हम नापते हैं।